हमें आज क्वेश्चन करने थे और अब टाइम मिलेगा तो ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे, बट आज क्वेश्चन ही करने हैं अभी। एक लास्ट क्लास में एक लैडर वो अलमीरा प्रॉब्लम था, डोर प्रॉब्लम, वो भी करा देता हूँ। और बाकी आप अपने मॉड्यूल से क्वेश्चन ट्राई किया है आप लोगों ने तो वो पूछ सकते हैं जिनको जो डाउट है। चलिएगा देखिएगा। बेटा क्वेश्चन बनाया आप लोगों ने मॉड्यूल से अपने? यस सर। यस यस सर। बने हैं मॉड्यूल पूरे? यस सर। यस सर। डाउट है जी, मॉड्यूल में डाउट है? यस सर। एक मिनट मैं मॉड्यूल ले लूं। चलें बेटा, देखें अभी मॉड्यूल आ रहा है, फिर आप नंबर बताइएगा। तब तक मैं अलमीरा प्रॉब्लम आपको करा देता हूं। हाँ जी, सुन रहे हैं आप? यस सर। चले देखें, डोर प्रॉब्लम करके आप लिखिएगा। ये भी टॉर्क ही है, टॉर्क का एक एप्लीकेशन है। लिखिएगा डोर प्रॉब्लम। ये एक डोर है, जिसकी विड्थ दिया है b एंड हाइट दिया है h। जनरली आप देखे होंगे कि डोर जो है ना वो 2 पॉइंट पे लगा होता है। यहां भी एक लगा होता है, ऐसे फिक्स होता है, और यहां भी लगा होता है। ठीक है, चलें। ये दोनों पॉइंट के अबाउट ये जो डोर है ये रोटेट करता है। अच्छा, अब ये बताओ, अगर डोर पे हम फोर्स लगाते हैं, थोड़ा ध्यान देना इधर, ये एक्सिस के अबाउट ये ऐसे है डोर। मैंने इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, इस डायरेक्शन में डोर पे। मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया F1। क्या ये फोर्स डोर को रोटेट करा पाएगा? आप थोड़ा फील करेंगे, घर में ये दरवाजा है आपके घर में जो, उस पे आपने इसी के पैरेलल, डोर के पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स लगाया। क्या ये फोर्स इस डोर को रोटेट कराएगा या नहीं कराएगा? नो सर। नो सर। नो सर। क्योंकि ये जो डोर, ये जो फोर्स है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो जाएंगे, यानी ये रोटेट नहीं कराएगी। अच्छा, F1 फोर्स रोटेट नहीं कराई। अच्छा, मैंने इस पे लगा दिया ऐसे फोर्स, जैसे आपके घर में जो डोर है ऐसे लगे हुए हैं, आप ऊपर से उस पे फोर्स लगा दिया F2। क्या ये फोर्स रोटेट कराएगा या नहीं कराएगा? नो सर। तो ये भी फोर्स रोटेट नहीं कराएगा। अच्छा, बट आप ये देखोगे कि ये जो फोर्स है ये R पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ये फोर्स परपेंडिकुलर है।
उसके बावजूद भी F2 जो है वो रोटेट नहीं करा पा रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है ना बेटा, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन Yes, के sir. पैरेलल हो गया ये F2, इसलिए ये भी टॉर्क नहीं देगा। और F1 क्या हुआ कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास होने लगा। अच्छा, अगर मैं ऐसा एक और फोर्स बना दूं, ये क्रॉस साइन बनाने का मतलब अंदर की तरफ मैंने फोर्स लगाया, तो डोर बंद है और आपने जस्ट अंदर की तरफ फोर्स लगाया, तो क्या ये F3 फोर्स आपको टॉर्क दे पाएगी या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो इन तीनों में से सिर्फ एक ही फोर्स है जो कि इस डोर को रोटेट कराने के काबिल है। पहले ये डायग्राम बनाएं और F1, F2, F3 के बारे में लिखेंगे। चलिए बनाइए डायग्राम। लिखिएगा F1, F2, F3 में से सिर्फ एंड सिर्फ F3 ही जो है वो टॉर्क देने के काबिल है। बाकी F1 क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वो उसी से पास हो रहा है, एक्सिस से पास होने लगा। F2 क्यों नहीं दे रहा है? F2 इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है। सिर्फ एक ही फोर्स है F3 जो कि टॉर्क देगा। बनाया? Yes, sir. चलिए, अच्छा अब सुनेंगे। ये तीन चीजें यहां मैंने बना दिया। चलो अगला देखें, एक और डायग्राम मैं बना देता हूं यहां पे। अब ये हिंज फोर्स, आपसे हिंज फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बोल दे इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आप क्या करेंगे? ये था B, ये हाइट H एंड मास ऑफ डोर है mg। तो अगर हम डोर का मास mg पढ़ रहे हैं तो वो मास कहां लगेगा बेटा? तो वो उसके सेंटर पे लग रहा होगा। तो उसका सेंटर ये है और यहां mg लग रहा। हिंज फोर्स क्या है? एक ये पॉइंट है, यहां पे दो डायरेक्शन में हिंज फोर्स पढ़ लेते हैं, एक ऊपर की तरफ तो N1y और एक इधर की तरफ ये N1x। एंड इस हिंड पे अगर हम हिंज फोर्स पढ़ें तो एक ऊपर की तरफ N2y और एक इधर की तरफ N2x। ठीक है बेटा, थोड़ा देखेंगे हिंज फोर्स की भी डायरेक्शन वगैरह। अब अगर मैंने बोला कि अगर ये डोर इक्विलिब्रियम में है तो फॉर इक्विलिब्रियम आप क्या क्या बोलोगे? एफ नेट भी 0 होना चाहिए एंड टाउ नेट भी 0 होना चाहिए, है ना बेटा? अच्छा, एफ नेट देखेंगे, वाई डायरेक्शन का टोटल फोर्स कौन कौन है? तो ऊपर की तरफ N1y है एंड N2y है, तो आप लिखोगे N1y प्लस N2y इज इक्वल टू mg। ये पहली इक्वेशन है। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, दो ही फोर्स ये हमने मान लिया, N1x प्लस N2x इज इक्वल टू 0। इट मीन्स हम ये बोलेंगे कि N1x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ N2x। यानी हम लोग यहां से एक कंक्लूजन तो निकाल ही सकते हैं
कि एक्स डायरेक्शन में जो हिंज फोर्स है वो जस्ट अपोजिट होगा, यानी एक अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा अंदर की तरफ होगा। क्या ये बातें समझ आई आपको? जी, देखते रहें इधर। अच्छा, अब रही बात टॉर्क की, तो टॉर्क हम किसी भी एक पॉइंट के अबाउट लिखें। तो अगर हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखें, पहले वाले हिंज पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट पी ले लेते हैं, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट पी, अगर पी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लिख रहे हैं तो कौन कौन सा फोर्स टॉर्क नहीं देगा? बोले बेटा। N1 x टॉर्क देगा क्या इस पॉइंट के अबाउट? बेटा आप सुन पा रहे हो या नहीं मुझे? यस सर। तो आप बोले ना थोड़ा। N1 x टॉर्क देगा कि नहीं देगा? नो सर। इसी पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क पूछूं, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देने वाला फोर्स कौन कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? N1 x टॉर्क देगा या नहीं? तो आप बोलेंगे नहीं देगा। अच्छा, क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है। N1y टॉर्क देगा? अरे बोलो यार, तुम लोग पहले बताओगे मुझे इन सारे फोर्स में से कौन सा टॉर्क देगा, तब मैं लिखूंगा। अब mg और n2x। चलो, तो आप बोलोगे N1y N1x ये देंगे ही नहीं, N2y भी इसी पॉइंट से पास हो जा रहा है तो ये भी नहीं देगा, तो सिर्फ टॉर्क देंगे mg और N2x। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे mg का, तो mg वाली लाइन को थोड़ा ऊपर बढ़ा लो, तो ये mg की लाइन है। अब यहां से हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये है आपका b/2, तो mg का टॉर्क आएगा mg इंटू b/2, यही किसके इक्वल होना चाहिए? N2 का टॉर्क। तो N2 यहां से कितनी दूरी पे है? अब ये दूरी देनी चाहिए। चलो, ये मैंने दोनों हिंज पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मैंने x दे दिया, या h1 ले लो, ये हिंज पॉइंट के बीच की डिस्टेंस h1, तो ये रहा आपका N2 इंटू h1। यहां से अगर हम सॉल्व कर लेते हैं N2 की वैल्यू, N2x की, तो वो आएगा mg b/2 इंटू h1, है ना बेटा? अब ये हमें पता चल गया। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, तो यहां से N1x भी आएगा, वो आएगा -mgb/2h1। तो आप ये बताओ, जो हिंज फोर्स आया, इधर ध्यान देना थोड़ा, N2x किधर रहेगा? वो इसी डायरेक्शन में रहेगा, तभी वो mg के टॉर्क को बैलेंस करेगा। बट N1x किधर होगा बेटा? वो अब अंदर की तरफ हो जाएगा। क्या ये बातें समझ आई आपको? तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, डायरेक्शन ही इसका। इसमें N1 की डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगी, N1x की, और N2x की बाहर। यह बाहर होने का क्या मतलब रहा? mg के टॉर्क को बैलेंस करना। तो N2x इधर होगा तो N1x अंदर की तरफ होगी। क्लियर है ये? सर रिपीट। जी, सुने, मैं बना रहा हूं, फिर जो दिया था वही रहे। देखे बेटा, हमने ये मान लिया, देखें इतना तक,
इधर N2x है। क्या ये चारों फोर्स की डायरेक्शन आपको दिखा? यस सर। हमने भी इसको भी अभी बाहर ही माना था और इसको भी बाहर ही मान लिया। अब मैंने एफ नेट की ये वैल्यू लिखा था, एफ नेट इज इक्वल टू 0 की ये इक्वेशन बनाई थी, 3 इक्वेशन। हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन में टॉर्क को भी 0 करना होगा, तो हम टॉर्क की इक्वेशन लिखने चले। तो टॉर्क की जब इक्वेशन लिखने स्टार्ट किया तो हमने देखा अगर पॉइंट P के अबाउट मैं लिखूं, पॉइंट P ये वाला पॉइंट के अबाउट, तो N1x, N1y एंड N2y ये तीनों फोर्स टॉर्क नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि ये उसी एक्सिस से पास हो गए। आया समझ? यस सर। यस सर। अब हमें टॉर्क लिखना है एट पॉइंट P। मैं फिर से यहां लिख रहा हूं, टॉर्क अबाउट पॉइंट P। तो कौन कौन से फोर्स टॉर्क देंगे? तो उसमें सिर्फ एंड सिर्फ एक mg का फोर्स आया था और एक ये N2x का फोर्स आया था। बोले बेटा? हाँ जी, कहां गए? Yes, sir. बोले बेटा, आया Yes, ये sir. समझ? अब सुने, mg का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट कौन सी डायरेक्शन में टॉर्क आएगा इसका? तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। और हमें इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क को 0 करना होगा, तो जब mg का फोर्स टॉर्क दे रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो N2x का टॉर्क किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? तो इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी टॉर्क फोर्स की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, तभी तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क देगा। क्या ये बातें आई आपको समझ? यस सर। बोलो बेटा। यस सर। जी, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट P लिखें तो mg का टॉर्क लिखें, टाउ नेट मैं लिख रहा हूं, चलिए देखिए। तो mg फोर्स mg है और इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका? तो mg सेंटर पे होगा, तो ये टोटल b था, तो ये b/2 होगा। क्या ये समझ आया आपको? यस सर। और ये अंदर की तरफ होगी तो ये माइनस लिख देंगे, प्लस N2 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और ये अपने इस हिंज पॉइंट से कितनी दूरी पे थी? तो h1 डिस्टेंस पे था ये, तो ये आएगा N2 इंटू h1। अब हमें टाउ को 0 ही करने होंगे, तो ये 0 कर देंगे, तो ये आएगा माइनस mg b/2 प्लस N2 इंटू h1, और यहां से सॉल्व करके हम लोग N2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो आएगी mg b/2 इंटू N2 या h1, जो भी देखें इधर। ये N2 की वैल्यू निकालनी थी, तो जब ये हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस mg b/2 h1। क्या बेटा आया ये अभी आपको समझ या नहीं? प्लस Yes, sir. फिर से रिपीट करूं या आया समझ? आया। चलिए, अब हमें N2 की ये वैल्यू आ गई। अब हम पहली इक्वेशन यानी फोर्स वाली इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे, तो N1x की वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ ये है ना, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस आएगा, यानी mg b/2 h1। अब माइनस साइन का मतलब क्या है कि जो आपने N1 को डायरेक्शन लिया था, N1 किधर था? इस डायरेक्शन में हमने लिया था N1, तो ये इधर ना होकर के ये किस डायरेक्शन में लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा। आया बेटा ये समझ? यस सर। तो अब मैं नेट आपको डायरेक्शन बना रहा हूं। अब ये इतना करने के बाद जो डायरेक्शन बना रहा हूं ये आपको याद रखने हैं, वरना आप ऐसे ही डिराइव करेंगे उसको भी। चलिए, मैं डायरेक्शन यहीं पे बना रहा हूं, हिंज फोर्स का डायरेक्शन। देखिए, बनाइए बेटा, थोड़ा बताएं मुझे आप। अगर हमने ये पहला पॉइंट लिया तो यहां N1 किधर है? तो अंदर की तरफ।
और N1Y ऊपर की तरफ। ये अगर दूसरा पॉइंट है तो N2X किधर है, बाहर की तरफ, और N2Y ये ऊपर की तरफ, और Mg नीचे। आया ये समझ? Yes, sir. जी। चलिए, अभी हमें N1 मिल गया, x डायरेक्शन का मिल गया, और ये वैल्यू है N1x एंड N2x मिल गई। जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, हिंज फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो हिंज फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, इट मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि N1y प्लस N2y इज इक्वल टू mg है, और बोल दिया रहेगा क्वेश्चन में कि इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हम इन दोनों को 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ N1y इज इक्वल टू mg इफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल, ऐसा दिया रहता है क्वेश्चन में, ये कंडीशन दिया रहता है। देन यहां से N1y की वैल्यू आ गई mg/2। क्या बेटा आया ये भी समझ आपको? Yes, sir. जी। अब हमें पूछा जाता है टोटल मैग्नीट्यूड। तो टोटल मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करें, ध्यान देना। ये आपको N1y भी पता है और ये भी पता है, और ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे है। तो नेट हिंज फोर्स वो होगा अंडर रूट ऑफ N1y का होल स्क्वायर प्लस N1x का होल स्क्वायर। ये है आपका अलमीरा प्रॉब्लम में टॉर्क का एप्लीकेशन। नीट में कम चांसेज होती है, इसलिए मैंने इसको छोड़ा था। चलिए, आपने पूछा तो मैंने ये बताया। आयशा है अभी? आयशा, Yes, sir. बेटा वो चैट बॉक्स में डालना क्वेश्चन जो आपने लास्ट टाइम डाला था। चलिए देखिए, चैट बॉक्स में देखिए एक क्वेश्चन आया है। बाकी सब लोग पढ़ें ये क्वेश्चन। सेव कहाँ से होगा? जी, आप अपने चैट बॉक्स में पढ़ें। और ट्राई करें क्वेश्चन को। मीर रियायत, रियायत है? मीर रियायत? Yes, sir. जी बेटा, जल्दी करें ट्राई इस क्वेश्चन को।
आया किसी का आंसर? approximately. जी बेटा 98 90 90 90 पॉइंट समथिंग। और कोई? नुमान? नुमान है? Yes, sir. जी बेटा। चलिए देखिए, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने कराया। चलो डायरेक्शन पहले बताओ। ये रहा आपका n1y, ये रहा n2y। n1x किधर? इस साइड में आएगा अंदर से एंड n2x बाहर की तरफ आएगा। n2x ही mg के टॉर्क को बैलेंस करता है। ये टोटल दिया था आपका 3 मीटर एंड ये है 6 मीटर। और हिंज पॉइंट जो है वो इंड से कितने मीटर के डिस्टेंस पे है? 1 मीटर फ्रॉम इंड। यानी इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा बेटा? 4 मीटर। चलो अब पहला एफ नेट को 0 करते हैं, यानी n1y प्लस n2y इज इक्वल टू mg है 10 kg यानी 10g। और ये दोनों आपस में इक्वल ही हैं, बोला गया है ये इक्वल है। तो इक्वल है तो यहां से आएगा n1y की वैल्यू 5g, है ना बेटा ये? चलो अगला टॉर्क लिखते हैं इस पॉइंट के अबाउट। ये पॉइंट P है, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट P में mg का टॉर्क देगा और mg का फोर्स कितना है? 10g और डिस्टेंस है 3/2 इज इक्वल टू n2 इंटू 4। देन n2 की वैल्यू आएगी, जी बेटा बताएंगे आप लोग, 10g इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8। सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, डिवाइडेड बाई 8 रहा ये। अब आपको नेट फोर्स बताना था तो एफ नेट आएगा अंडर रूट ऑफ 5g का होल स्क्वायर प्लस, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 5g यानी 15g डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर, यही है ना? g कॉमन ले लेंगे, बाहर निकला 5 का स्क्वायर 25 प्लस 15 का 225 डिवाइडेड बाई 16। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। आयशा आया बेटा ये? Yes, sir. चलो ये आएगा अंडर रूट में ये g यानी 10 अंडर रूट ऑफ 39, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैंने अभी चैट बॉक्स में शेयर किया, किसी को डाउट है इसमें? साजिद Yes, sir. आया बेटा ये समझ आपको, डोर प्रॉब्लम? Yes, sir. चलिए एक मैंने और क्वेश्चन डाला है, आप चैट बॉक्स में देखिए। वो भी एक बच्चे का ही है। चलिए
आ गया ये, पढ़िएगा एक बार। देखें, कोई ट्राई कर रहा? जी बोलें जल्दी अगर ट्राई कर रहे हैं तो आप। आयान, यस सर। बोलिए। देखिए, देखें बेटा इधर, ये एक डिस्क था, सॉरी डिस्क नहीं है, रिंग है, मास m का, रेडियस r का, और ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा। ठीक है बेटा, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क कितना आएगा? तो एंगुलर मोमेंटम होगी I इंटू ओमेगा, यानी mr स्क्वायर्ड, सॉरी रिंग है ये, इंटू ओमेगा। ये एंगुलर मोमेंटम होगी शुरुआत की। ठीक है बेटा। अच्छा, अब बोला क्या गया है? सर ऑप्शन डी है 4 और 5। अब ऑप्शन देखता हूं मैं भी, मुझे नहीं पता, एक बच्चे का डाउट है ये। देखिएगा, अब ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये दिया था। अब बोला है कि यहां से दो मासलेस रॉड है कोई, जिन रॉड का मास नहीं है, ये दिया है ऐसे, दिस मास मूव रेडियली आउटवर्ड अलोंग द टू मासलेस रॉड। अब यहां पे एक मास है और यहां भी एक मास है, छोटे छोटे दो मास रखे हुए हैं, सेंटर पे ही है। तो सेंटर पे है तो इन मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, इस मास का सिर्फ। ठीक है, और रॉड ये जो है ना मासलेस है, उसका मास ही नहीं है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लगेगा। यानी शुरुआत में जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो रिंग का ही था, mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये मैंने मान लिया। अब क्या होगा कि ये मास, अगर ये ओमेगा से रोटेट हो रहे हैं तो ये मास बाहर की तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है, जिसमें से दिया हुआ है कि एक मास, ये दिया हुआ है एट सम इंस्टेंट द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम इज 8 ओमेगा बाई आर। किसी टाइम पे ये है इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम, एंड वन ऑफ द मास इज द डिस्टेंस ऑफ 3/5 आर। तो कोई नहीं, मान लेते हैं ये मास सेंटर से 3/5 आर डिस्टेंस पे है, 3/5 आर। ठीक है बेटा, तो दूसरा मास कितने डिस्टेंस पे होगा? कोई दिक्कत नहीं, मान लो दूसरा मास सेंटर से x डिस्टेंस पे है, ये मास है दूसरा। अब इस समय एंगुलर मोमेंटम लिखो, तो एंगुलर मोमेंटम होगा I इंटू ओमेगा डैश, I डैश इंटू ओमेगा डैश। I डैश में रिंग का mr स्क्वायर, एक मास का आएगा m/8, मास है m/8 का, इंटू पहले का जो डिस्टेंस दिया है वो 3/5 r का होल स्क्वायर, तो मास mr स्क्वायर मैंने कर दिया, प्लस दूसरा मास भी m/8 है, 2 पॉइंट मास ईच ऑफ मास ये दिया है, तो दोनों का मास m/8 ही है, वो x डिस्टेंस पे है, तो ये है आपका एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आया आपका mr स्क्वायर
प्लस 3/40 mr² प्लस 3 नहीं 9 बाई ये 25 इंटू 8 200 है ना बेटा। यस सर। 9/200 mr² और प्लस m/8 x² इंटू ओमेगा डैश की अगर हम बात करें तो ओमेगा डैश गिवन है 8/9 इंटू ओमेगा। बस ये पूरी वैल्यू इसके बराबर इक्वल कर दो तो आप लिखोगे mr² ओमेगा इज इक्वल टू, अब इनमें से अब सॉल्व करना बेटा ये बस mr² 9/200 mr² प्लस mx² इंटू 8/9 ओमेगा। इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आया? यही किया है आप लोगों ने? यस सर, 4 Yes, sir. क्या आया इससे? जी 4/5 r। यस सर। जी सर। चले, और जिनका डाउट है मॉड्यूल से वो बोलें। पेज नंबर 207 क्वेश्चन नंबर 19। 207 क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, बाकी लोग भी देख लें, ये क्वेश्चन मॉड्यूल निकालें अपना। पेज नंबर 207 क्वेश्चन नंबर 19। जी देखिए बेटा, अगर हमें बात करनी है ये क्वेश्चन की, तो ये आपको मैंने ये चीजें बताई थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिनिमा होती है अबाउट सेंटर ऑफ मास। क्यों बेटा? हेलो, ये चीजें मैंने एक बार ऐसा क्वेश्चन कराया था, मुझे याद आ रहा है, आई इज इक्वल टू 2x प्लस समथिंग था। मैंने बोला था कि x की वैल्यू बताइए जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, मतलब ऐसा कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिनिमा होती है जब वो सेंटर ऑफ मास के थ्रू लिया जाए। क्या ये बात आपको बताया था या नहीं बताया था? Yes, sir, what है? मैंने बताया था बेटा, याद है मुझे, हाँ बताया था। तो जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लेंगे तो इसका क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमा होगी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमा होगी तो हमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो भी मिनिमा होगी। और काइनेटिक एनर्जी मिनिमा हो गई यानी वर्क भी मिनिमा होगा। तो हम जो भी आई लिखेंगे वो किसके अबाउट लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो बस ये क्वेश्चन है, ये m1 और ये m2, बीच का सेपरेशन दिया है l। आपसे पूछा गया यहां से पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो XUM अगर हम इस इंड से पूछें तो दूसरा वाला मास इंटू L अपॉन टोटल मास, यही पढ़ते थे ना बेटा? हेलो, आया बेटा ये समझ आपको?
Yes, sir. Yes, sir. जी चलिएगा, ये बात याद रखिएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमा होती है अबाउट सेंटर ऑफ मास। चलिए, और 175 please. पेज नंबर 175। जी 37. 37 175 क्वेश्चन नंबर 37। पढ़िए बाकी लोग भी क्वेश्चन। देखिए बेटा, मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, ये ओमेगा 1 एक कोई डिस्क है जो कि इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा 1 से रोटेट कर रही है, और इस पे एक कोई डिस्क, देखिए मैंने जो कराया था वो याद दिला रहा हूं, सेम आइडेंटिकल डिस्क रेस्ट में था पहले, इसको चिपका दिया, तो जब दोनों कंबाइंड मूव करेंगे उस समय मैंने आपको ओमेगा डैश निकालना सिखाया था। याद आ रहा है ये चीज? Yes, sir. किया क्या था बेटा कि नेट फ्रिक्शन तो आ रहे थे, लेकिन नेट टॉर्क जो आया वो 0 हो रहा था। दोनों ऊपर वाले डिस्क पे और नीचे वाले डिस्क पे जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आई थी वो अपोजिट थी। याद आ रहा है ये ऐसा? अच्छा ये Yes, sir. बताओ, अगर मैं इस बात में बोलूं, इस केस में इसका एंगुलर वेलोसिटी 0 है, तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर आएगी? मूवमेंट की डायरेक्शन की तरफ या अपोजिट डायरेक्शन में? ऊपर वाले डिस्क पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर आ रही थी? मैंने बताया था, ये बातें बोले आप बेटा, इसमें फ्रिक्शन इसी डायरेक्शन में आएगा तभी तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, और नीचे वाली की स्पीड कम होगी, यानी इस पे फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। मैंने आपको हाथ लेकर के भी बताई थी ये दोनों बातें। हाँ जी बोले सर। जी। इस केस में हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया था, यानी आई ओमेगा 1 इज इक्वल टू, जब मिल गए दोनों तो टोटल आई हो गया आई प्लस आई इंटू ओमेगा डैश। यही हम लोगों ने किया था एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, आज भी वही करने हैं। अब देखिए ये अपना क्वेश्चन, इसमें बोला गया ये एक डिस्क और ये दूसरा डिस्क जो कि एक ही एक्सिस में, कोएक्सियल का मतलब एक ही एक्सिस में रोटेट कर रहे हैं। एक अगर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा, ओमेगा स्पीड मैंने ओमेगा 2 मान लिया और ये I2 है, तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा जिसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 दिया एंड एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 दिया। अब आप मुझे बताएंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, क्या दोनों ही डिस्क का एंगुलर मोमेंटम एक डायरेक्शन में है या अलग अलग डायरेक्शन में? अलग। तो अगर हम ऊपर वाले डिस्क की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किधर है? ऊपर वाले डिस्क का राइट हैंड लगाओ बेटा, ऊपर वाले डिस्क का एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ आ रहा है, आ रहा है बेटा ये सर। अरे, और नीचे वाले डिस्क का एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो आएगा वो दोनों एक मैग्नीट्यूड की बात करें तो I2 ओमेगा 2 माइनस I1 ओमेगा 1, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा उसी का साइन हो जाएगा, बट ये अपोजिट में थे इसलिए माइनस आ गया इनके बीच। अब ये दोनों कंबाइंड हो गए, अगर ये दोनों कंबाइंड हो गए तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1 प्लस I2।
और उस समय एंगुलर स्पीड हम ओमेगा डैश मान लेते हैं। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा I1 प्लस I2 टाइम्स ऑफ ओमेगा डैश। बस इसको इक्वल कर देते हैं, तो I2 ओमेगा 2 माइनस I1 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2। ठीक है बेटा, सेकेंड ऑप्शन आएगा। हेलो, जी बोलें। अच्छा ये बताओ, इसी केस में अगर मैं हीट लॉस पूछा होता तो कैसे निकालते, या एनर्जी लॉस? Change in kinetic energy. एनर्जी लॉस पे नीट ने भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है, तो आप पहले टोटल एनर्जी लिख लेंगे। तो टोटल एनर्जी था हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। अब ये एनर्जी आपस में माइनस नहीं होंगी, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। ये इनिशियल एनर्जी हो गई एंड फाइनल हाफ I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा फाइनल है I2 ओमेगा 2 माइनस I1 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यही एनर्जी आएगी। ठीक है बेटा? Yes, sir. और किसी को? 214 पे 82। 214 पे क्वेश्चन नंबर 82 जी। इस पेज पे एक क्वेश्चन और मुझे बहुत अच्छा लगता है, 89, तो दोनों करेंगे। चलिए पहले 82 पढ़ेंगे, लास्ट पेज 214 82। चलो, अगर हम बात करें इंक्लाइंड प्लेन का, इसी केस में ये एंगल हम लोग थीटा ले रहे थे, तो कौन सा शेप दिया? सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा? अरे बोलो, सब बैठे हुए हैं यार, बोल दिया कर रहे। जिनका डाउट है बेटा आप भी बताओ। इधर ये आएगा आपका mg साइन थीटा, और इधर टॉर्क होता था। ये वैसे कराया था क्वेश्चन, देखें आप। अब अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन का, तो एफ नेट लिखते थे, यानी mg साइन थीटा, इक्वेशन मैं डिराइव कर रहा हूं फिर, माइनस एफ आर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सेकेंड इक्वेशन होती थी एफ आर इंटू आर, यही टॉर्क देगा, क्योंकि ये mg साइन थीटा तो टॉर्क देगा ही नहीं, और भी बाकी फोर्स होते थे, इधर नॉर्मल है और इधर mg कॉस थीटा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे थे, और ये टॉर्क देते भी नहीं थे। टॉर्क देने वाला सिर्फ एक ही फोर्स था, एफ आर। याद आ रहा है बेटा वो दिन? हेलो, Yes, sir. आई की वैल्यू आएगी एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, ये कैंसिल, यानी एफ आर की वैल्यू आएगी एम आर अल्फा बाई 2, एंड वी नो डेट ए इज इक्वल टू आर अल्फा इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। देन हमारा ये बन के आएगा एफ आर इज इक्वल टू एम ए बाई 2। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये मैंने डिराइव कराया आपके बुक में, अरे कॉपी देखिएगा आप। जब ये वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा mg साइन थीटा माइनस एफ आर कितना है बेटा? एम ए बाई 2 इज इक्वल टू एम ए, देन mg साइन थीटा इज इक्वल टू 3 ma
बाई 2, ये कैंसिल आउट, देन एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 2g sin थीटा बाई 3। अगर हम बात करें तो हमें एक फार्मूला भी बताया गया था, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के। हाँ बेटा बोले। यस सर। जी सर अब हमें ये नहीं, हमें अभी फ्रिक्शन वगैरह के बारे में बोलना है, तो ये बात अब वैल्यू यहां पुट करें तो एफ आर जो आएगा अपना m बाई 2 एंड a की वैल्यू है 2g साइन थीटा बाई 3, ये कैंसिल, यानी mg साइन थीटा बाई 3, ये आपका एफ आर आया। अच्छा ये क्या है, ये मैक्सिमम होती है या रिक्वायर्ड फ्रिक्शन होती है? रिक्वायर्ड। तो ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन होती है। तो आप फॉर प्योर रोलिंग मैक्सिमम फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है म्यू इनटू नॉर्मल। नॉर्मल क्या है इस केस में? mg cos थीटा। mg cos थीटा, एंड रिक्वायर्ड है mg sin थीटा बाई 3। तो म्यू mg cos थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, हम चाहे होते तो यहां से भी कर लेते, बट देखें एक बार ये पूरी चीजें, mg म्यू mg cos थीटा mg sin थीटा बाई 3, सॉल्व करेंगे ये तो म्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/3 tan ऑफ थीटा, यही रिलेशन है कोई ऑप्शन में? सेकंड। tan थीटा इज लेस देन 3 म्यू। स्लाइड। जी आया बेटा ये आपको समझ? Yes, sir. जी थोड़ा जल्दी करें, एक क्वेश्चन और मुझे बताने भी हैं इसमें। स्लाइड ऊपर करें, यहीं से है बेटा। अच्छा कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस रोटेशन बताया था आपको मैंने, बस नाम तक का था ना बेटा? चलिए एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं उस पे, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बनाइए। यस सर। चलो देखो, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होता क्या है? जैसे मैंने बोल दिया कि वो एक्सिस जिसके अबाउट कोई सिस्टम सिर्फ एंड सिर्फ रोटेशनल मोशन करेंगे, उसी एक्सिस को हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। जी तो अगर लिखना है तो लिखें इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, हेडिंग दीजिए इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। It is a point about which body can be assumed to perform pure rotation. It is a point about which body can be assumed to perform pure rotation.
ठीक है बेटा। अच्छा, इसको हम कैसे ढूंढते कैसे हैं? जैसे मैंने कह दिया कि ये कोई बॉडी है, ये कोई दो बॉडी, एक बॉडी में दो पॉइंट लिया मैंने, ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ये पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिया है मान लो v1, और ये पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिया है v2। बस आप डिफिनीशन तक ही देखेंगे। ये v1 एंड v2 दो पॉइंट दिए हैं इसी ऑब्जेक्ट में। अब मैंने कहा कि आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ढूंढिए। तो आप क्या करोगे, v1 पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, v1 पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, एंड v2 पे भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, और ये लाइन एक दूसरे को जहां कट करेंगी वही हो जाएगी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, CIR। मैं बोलता हूं सेंटर ऑफ इंस्टेंटेनियस रोटेशन। तो आपको निकालने आएगा, क्या करो, v1 एंड v2 पे दोनों पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, और वो लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगी उस पॉइंट को हम लोग CIR कहेंगे, यानी उस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी सिर्फ एंड सिर्फ रोटेट करेगी। आया बेटा समझ? और भी मेथड होते हैं निकालने के लिए, बट ये मुझे इजी लगता है। चलिए ये बना ले एग्जांपल है। अब आप एक क्वेश्चन करा देता हूं, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन रहेगा। ये एक रॉड है, इस पॉइंट की वेलोसिटी दिया गया है v0। इसको मैं करने का दो तरीका बताऊंगा। देखें, इस पॉइंट की वेलोसिटी है इधर की तरफ v0, और ये एंगल दिया है थीटा। ये पॉइंट A है, रॉड है ये, और ये पॉइंट B है। फरहाना, यस सर। ये ठीक है। नेट तो बंद था ना आपके तरफ? अभी ये खुला। अच्छा अभी आया। चलिए, ये रॉड है जिसमें दो पॉइंट है, पॉइंट A एंड B। A पॉइंट की वेलोसिटी मैंने दिया है v0। आपसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B। जल्दी बनाइए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B। चलिए बेटा सुनेंगे। पहले मैं अपनी मैकेनिक्स लगाता हूं जैसे हम लोग पढ़े थे, फिर उसके बाद CIR का कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। तो मान लो ये अगर v0 से जा रहा है और ये एंगल थीटा दिया है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। और इधर की डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, तो आप लिखोगे v0 cos ऑफ थीटा, और इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, आप मान लिया कि इसकी वेलोसिटी है vb। ये एंगल थीटा है तो ये कितना आएगा बेटा, 90 माइनस थीटा। तो इधर कंपोनेंट आएगा, वो आएगा vb cos ऑफ 90 माइनस थीटा। और भी एक कंपोनेंट आएंगे जो कि इधर होगा, जिससे हमें कोई रोल प्ले नहीं ले, या ये भी लिख सकता हूं, लिखिए ये है आपका vb sin 90 माइनस थीटा। क्या बेटा ये आया समझ आपको? Yes, sir. Yes, sir.
तो मैं लिखूं ये VB cos ऑफ 90 माइनस थीटा, इसको सिंप्लीफाई करूं तो VB sin थीटा आया। किस डायरेक्शन में? वो अलोंग द रॉड, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आई, अगर हम ये VB पढ़े होते तो ये होता VB sin थीटा, और ये V नॉट है तो अलोंग द रॉड इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा? V नॉट cos थीटा। तो ये वेलोसिटी रॉड है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो हम लिख सकते हैं V नॉट cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू VB sin ऑफ थीटा। आ रहा है बेटा ये समझ? Yes. यानी वेलोसिटी ऑफ V इज इक्वल टू आएगा V नॉट cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, यानी V नॉट cot थीटा। यह हमने यहाँ CIR कुछ नहीं लगाया, ये सिर्फ एंड सिर्फ मोशन इन 1D का एक कॉन्सेप्ट लगाया कि एक डायरेक्शन में जो वेलोसिटी, रॉड है तो 2 पॉइंट इनके फिक्स होंगे, रिजिड सपोर्ट है, तो इन दोनों की वेलोसिटी एक डायरेक्शन में सेम होंगी, यानी इधर की जो वेलोसिटी होगी वही इस पॉइंट की भी वेलोसिटी होगी। क्या ये समझ आया? जी। Yes, sir. अब इसी में हम लोग CIR के थ्रू इसको करते हैं। देखें इधर, एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड देखें, ये था रॉड, और ये एंगल दिया था थीटा, रॉड का लेंथ मान लेते हैं हम लोग L है, ठीक है। ये वाली वेलोसिटी दिया है इस डायरेक्शन में V नॉट, आपसे ये वेलोसिटी पूछा गया है। चलिए, तो आप क्या करोगे, मान लो ये वेलोसिटी है VB और ये V नॉट, आप CIR ढूंढिए, सेंटर ऑफ इंस्टेंटेनियस रोटेशन ढूंढिए। तो उसको ढूंढने का तरीका क्या है कि दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो इस पे भी ड्रॉ किया और इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये मिल गया एक्सिस, इसी को हम बोलेंगे CIR। अब इसके अबाउट ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, जिसकी एंगुलर स्पीड है ओमेगा। मान लिया इसके अबाउट, तो ये रॉड रोटेट करेगा ना बेटा। अच्छा, अगर ये L है, ये थीटा है, तो ये लेंथ कितनी होगी? L sin थीटा। अच्छा, अगर ये इसके अबाउट रॉड रोटेट कर रहा है और ये लेंथ है L sin थीटा, तो ओमेगा की वजह से, यानी रोटेशनल मोशन की वजह से ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? तो L sin थीटा इंटू ओमेगा के बराबर होनी चाहिए, क्यों बेटा? Yes, sir. देन ओमेगा इंटू L sin थीटा ये किसके बराबर होनी चाहिए? V नॉट के बराबर। देन ओमेगा की वैल्यू आएगी V नॉट डिवाइडेड बाई L sin थीटा। अरे बोलो, आया समझ? Yes, sir. अच्छा, अब हमें ये बताना था, ये हमें VB बताना था, ओमेगा पता ही चल गया। अब बताओ आप कि ये अगर L है, ये थीटा है, तो ये लेंथ कितनी होगी? L cos theta. अब ओमेगा की वजह से ये पॉइंट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? बोलो, रोटेशन की वजह से ये पॉइंट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? ओमेगा इंटू L साइन अल्फा, सॉरी L cos अल्फा, ओमेगा इंटू L cos अल्फा, यही किसके बराबर होने चाहिए? VB के बराबर। देन VB इज इक्वल टू ओमेगा L cos अल्फा, वैल्यू ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो यहां से, वाया V नॉट बाई L साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आया क्या ये समझ आपको? Yes, sir. तो ये दोनों मेथड से हम लोगों ने कर लिया, एक तो CIR मेथड से और एक ये सिंपल मैकेनिक्स जो हमें आती थी उससे कर लिया। किसी को डाउट इसमें? No, sir. चलिए, अब इससे हम करेंगे क्या, किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी अगर पूछ लिया जाता, मान लो सेंटर का ही पूछ लिया जाए, तो ओमेगा तो हमें पता चल गया, अब ये लेंथ निकाल लोगे और उसके अबाउट आप यहां भी सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
Yes, बोले sir. बेटा जी। किसी को डाउट है इसमें? जयश? चले फिर आज इतना ही रहने देते हैं। अब 2 दिन और भी आपकी छुट्टी है ईद की। आप लोग जिनका बाकी है इसमें रोलिंग में अपना मॉड्यूल सॉल्व करना, तो वो मॉड्यूल सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में हम आपको ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है? चलो बेटा जाओ।